नमस्कार दोस्तों, स्काई एडुकेयर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज से इंडियन पॉलिटी का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि टीचर ग्रेड के एग्जाम के लिए ज़रूरी है। पूरी की पूरी सीरीज कवर करेंगे पॉलिटी में, जो कि आरपीएससी के लिए हमारे लिए जो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है वो हेल्पफुल हो। ठीक है, तो ये हमारी पॉलिटी सीरीज दिख रही है आप लोगों को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, पॉलिटिकल पार्टीज, सुप्रीम कोर्ट, फिर वेरियस कमीशंस वगैरह जो है, ये पूरी की पूरी 9 दिख रही है आप लोग को। ये पूरी की पूरी मैं कवर करूंगा आप लोग की पॉलिटी की सीरीज में। ठीक है, तो जो भी पॉलिटी के एग्जाम्स हैं हमारे, जो आरपीएससी में है, एसएससी में है, बीपीएससी में, यूपीएससी में, जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब कवर होगी यहाँ पे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। तो आज का टॉपिक हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल बटन दबाइए। बेल बटन इसलिए ज़रूरी है कि आगे जो भी वीडियो आएंगे मेरी इस पॉलिटी सीरीज में आप लोग को पता लगे कि हाँ वीडियो आ गई है। तो मैं आर गुप्ता, आप लोगों का टीचर, जो कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको ध्यान देने हैं। देखिए, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में घुसने से पहले डेट एक ऐसा चीज़ है कि हमको ध्यान देना है, क्योंकि डेट पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू के। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे डेट पे। तो डेट, 4 डेट मैंने लिख रखा है इस पे। आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा अगर आप लोगों को ज़रूरत लगे तो पहला डेट है 9 दिसंबर 1946, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट सेशन, यानी कि जो पहला सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो वो 1946 में 9 दिसंबर को हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हेन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, यानी कि संविधान का पहला सेशन कब हुआ था। तो आप लोग आंसर लिखिएगा, सीधे टिक मारिएगा 9 दिसंबर 1946। फिर दूसरा आता है 22 जनवरी 1947। इस दिन पहला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, यानी कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिजोल्यूशन है वो 1947 को 22 जनवरी के दिन पास हुआ था। फिर आता है 26 जनवरी 1949, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास और अडॉप्ट हुआ था, यानी कि इसी दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया था और अडॉप्ट इसी दिन किया था। फिर आती है 26 जनवरी 1950, जो कि इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, फुल्ली ऑपरेशनल हो गया। इस पर ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ जैसे पास, एडॉप्ट, फुल्ली ऑपरेशनल कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन ये एक टर्म है। क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पे बनेगा कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन पास एंड अडॉप्ट, तो आंसर लिखिएगा 26 जनवरी 1949। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम फुल्ली ऑपरेशनल, तो आप लोग लिखिएगा 26 जनवरी 1950। तो मतलब ऐसे ऐसे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब हुआ था, पास एडॉप्ट कब हुआ था, फुल्ली ऑपरेशनल कब हुआ था, फर्स्ट सेशन कब हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पे ध्यान देना है, क्योंकि प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफिकल बॉडी बोल सकते हैं उसको, यानी कि जो पहला पेज जैसे हम लोगों ने पढ़ा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग देखते हैं जो, वो क्या है, प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल जो कि मेन फिलोसफी थिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ वेल ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिलोसफी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है क्या नहीं है, जिसमें हम लोग देखते हैं ये सब टर्म आपको उसमें प्रेम्बल में मिलेगा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, मतलब ये सब टर्म प्रियम्बल में आते हैं, जो कि पहला चीज है। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज, ऐसा करके एक लंबा सा एक पेज में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फिलोसफिकल टाइप में डिफाइन किया हुआ है वहां पे। फिर उसमें एक प्रियम्बल में ये जो 4 चीजें ध्यान देने वाली है, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये चारों चीज पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे। किसी भी एग्जाम में आप लोग घुसिएगा, या आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सभी में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा। डेमोक्रेटिक क्या है, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि अगर आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में एक एमपी होता है, फिर एक शहर में एमएलए होता है, तो हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब जो हम लोगों को लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में हम लोगों को रिप्रेजेंट करे, मतलब हम लोग की बातें बोले, उनको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो उनको कौन इलेक्ट करता है, हम लोग अपना वोट दे के इलेक्ट करते हैं उनको। तो जब हम लोग वोट दे रहे हैं तो हमारे पास डेमोक्रेसी है। यानी कि डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि
पीपल के द्वारा चुनी जाती है, लोगों की सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाए और जो लोगों पे राज करे उनको हम लोग डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये वही चीज है, डेमोक्रेटिक, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर सेकंड टर्म क्या है, सोशलिस्ट। तो इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, सोशलिस्ट शब्द भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कब आया? तो आप लोग सीधे आंसर आएगा 42nd अमेंडमेंट में आया। आप लोग क्या लिखेंगे, 42nd अमेंडमेंट में आया। सोशलिस्ट शब्द 42nd अमेंडमेंट में आया। फिर इसके बाद आता है सॉवेरिन, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट्स। सॉवेरिन मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी के कंट्रोल में नहीं है। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं 1947 के पहले इंडिया किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश के, यूनाइटेड किंगडम के। लेकिन 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उस समय किसी के कंट्रोल में नहीं रहा ना इंडिया, तो हम लोग इसको सॉवेरिन देश बोलते हैं, यानी कि संप्रभुत्व, यानी कि अपना राज करना, मतलब अपना रूल बनाना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना। सेकुलर, नो स्पेसिफिक रिलीजन, मतलब कोई भी धर्म इंडिया में, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, तो धर्म निरपेक्ष देश हमारा, यानी कि कोई पार्टिकुलर धर्म, आप ऐसा कोई गवर्नमेंट ने रूल नहीं बनाया कि आपको मुस्लिम ही रहना है, आपको हिंदू ही रहना है, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो। फिर आता है रिपब्लिक। एक क्वेश्चन आया था 2013 या 2014 में कि व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक। तो रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि देश में एक हेड हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो, जो कि हमारा प्रेसिडेंट है। और ये भी बोल सकते हैं कि नॉट रूल्ड बाय मोनार्क। मोनार्क क्या है, एक प्रकार का गवर्नमेंट होता था पहले जिसमें किंग और क्वीन हुआ करते थे, राजा रानी हुआ करती थी। लेकिन अब राजा रानी मोनार्क सिस्टम हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में डेमोक्रेसी सिस्टम है। ठीक है, अब एक फ्यू टर्म्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बेसिक बेसिक टर्म में बताऊंगा, जो आपको ध्यान देना है। और इसमें जो जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा वो आप लोग को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे ये सबसे। फंडामेंटल राइट्स हो गया, और आगे भी मैं बहुत चीज पढ़ाऊंगा, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो फंडामेंटल राइट क्या है, द फंडामेंटल राइट आर डिफाइंड एज बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स दैट एवरी इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू एंजॉय। कि जो भी इंडियन सिटीजन है उनको एंजॉय करने का जो हक है, मतलब कोई भी फ्रीडम है उनके पास, स्वतंत्रता है, कुछ कुछ राइट्स के, जो कि आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से राइट्स हैं आपके, उनको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बनेगा कि फंडामेंटल राइट किस किस आर्टिकल के बीच में आता है। तो 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट आता है, वो पार्ट 3C में है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, मैं आगे बताऊंगा कितने पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3C में फंडामेंटल राइट आता है, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, तो 1979 के पहले 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, जिसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था। लेकिन जो 44th अमेंडमेंट हुआ ना, उसके बाद सिर्फ 6 रह गए। एक बहुत चीज मैं बोल रहा हूँ बार बार, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजिंग लानी होती है ना, तो उसको हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं। तो जब 1979 में अमेंडमेंट हुआ तो एक राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया, तो हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट बच गए। अब ये आप लोग देख रहे हैं 6 के 6 फंडामेंटल राइट मैंने आप लोगों को बताया है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो पहला क्या है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि हम लोग सभी के सभी बराबर हैं। मैं भी बराबर हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी बराबर है, सब लोग लॉ के सामने, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब कि अगर मैं भी आरपीएससी का एग्जाम दे पा रहा हूँ तो आप भी दे पा रहे हैं, इसका मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मतलब एक ही जैसा हम लोग जो चाहे कर सकते हैं, सब इक्वल है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए आरपीएससी एग्जाम 200 नंबर का होगा तो आपके लिए 300 नंबर का होगा, सभी इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम। मतलब हम लोग फ्रीडम है, मतलब हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग अपना हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मन है मैं आरपीएससी का एग्जाम दूंगा, मेरा मन है मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, मेरा मन है जहां मन है, मेरा मन है केरला में रहने का केरला में रहूंगा, राजस्थान में रहने का मन है राजस्थान में रहूंगा। तो ये फ्रीडम है, स्वतंत्रता है हमारी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हम लोग किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, मतलब किसी को दबा के नहीं रख सकते, यानी कि किसी के ऊपर जुर्म नहीं ढा सकते हैं। तो चाइल्ड लेबर हम लोग नहीं कर सकते हैं, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमन यानी कि
मानव जाति का खरीद फरोख्त हम लोग नहीं कर सकते हैं और छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हम लोग कोई सा भी रिलीजन को वर्शिप कर सकते हैं हमारे देश में, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि जो माइनॉरिटीज है, यहाँ पे एक माइनॉरिटीज वर्ड जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर ध्यान देना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है। जो हमारे देश में जिनकी जनसंख्या कम है, हम लोग उनको माइनॉरिटीज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जो कि छत्तीसगढ़ के इलाके में जो ट्राइबल पीपल मिलते हैं, यानी कि जो जंगल में लोग रहते हैं, तो वो उनकी जनसंख्या कम है, तो वो माइनॉरिटीज हुए। तो उनका जो कल्चरल राइट है, उनकी जो एजुकेशनल राइट है, उनको हम लोग मेंटेन करके रखना है, यानी कि सिक्योर करके रखना। हम लोग उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। हम लोग उनको ये नहीं बोलेंगे नहीं तुम हिंदी सीखो, नहीं तुम उर्दू सीखो। उनकी जो राइट्स हैं, उनका जो कल्चरल बिलीफ है, वो मेंटेन करके रखना है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, पांचवा। एक लास्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि जो ऊपर वाले जो ये 1 2 3 4 5 फंडामेंटल राइट है, उनको ये सेव करेगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में आता है। इट इंश्योर्स ऑल फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स परफेक्टली। ठीक है, तो ये 6 फंडामेंटल राइट है, याद करके रखिएगा। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी नहीं आता है। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे पहला क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है? तो आंसर क्या होना चाहिए? 4। यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है। किस आर्टिकल के बीच में आता है? आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? जो कि हम लोग, जो गवर्नमेंट लॉ बना रही है, जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा 10% जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन आया था, तो एक लॉ हुआ जो कि लोकसभा में पास हुए, फिर राज्यसभा में पास हुआ, एक लॉ बन गया। तो उनको फ्रेम करना, मतलब ऐसा नहीं गवर्नमेंट का मन जो भी हो, जो मन हो वो कर दे, नहीं, हमको संविधान के अनुसार ही चलना है। तो वो चीज हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताता है कि गाइडलाइंस फॉर द फ्रेमिंग ऑफ लॉज बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉ कानून बनाए जा रहे हैं, वो गाइडलाइन करेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल उनको। नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा कोई फोर्स नहीं है, बट द प्रिंसिपल ऑन विच दे आर बेस्ड आर फंडामेंटल गाइडलाइंस फॉर गवर्नेंस दैट द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई इन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड पासिंग लॉज। यानी कि अगर कोई भी पॉलिसी बना रहा है गवर्नमेंट, या कोई भी लॉ पास कर रहा है, तो इनका जो गाइडलाइंस है, यानी कि उन पे जो गवर्नेंस का गाइडलाइंस है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के होके ही जाएगा। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो फ्रेम किया गया पॉलिसीज, वही पॉलिसीज के थ्रू जाना है। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाहर जाके हम लोग कोई भी लॉ या कोई भी पॉलिसीज को फ्रेम नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? एक टेम्पलेट के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं तीसरा चीज क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A में आता है, पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि बेसिक ड्यूटीज हैं, जो कि फंडामेंटल राइट में नहीं आके एक अलग सा टर्म दिया गया है इसको, जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि क्या क्या है? जैसे तिरंगा को हम लोग, तिरंगा का अपमान नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चीजें हैं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ स्टेट्स ऑफ डाटा, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 2-3 इंफॉर्मेशन। इन्फो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्फो पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हर एक एग्जाम में इन्फो पे क्वेश्चन बनता है। तो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन इंडिया देखिएगा, सीधे टिक मारिएगा, कुछ सोचना नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन है। कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। सीधे मुंह पे याद होना चाहिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगा था। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? 395 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 22 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, जिसमें 12 शेड्यूल हैं, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी जनवरी 2019 तक है, आगे बढ़ सकते हैं, या पहले 2018 के पहले कम भी थे। तो जैसे जैसे लोकसभा में अमेंडमेंट होते रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो लॉन्गेस्ट रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट में डिवाइडेड है, 12 शेड्यूल है,
102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इनको लिखिएगा आप, इनका नोट्स बनाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कितने अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑप्शन सीधे मारिएगा 102। ठीक है, अब आते हैं सोर्सेस, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बहुत सारी चीजें हैं, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और सब बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कहाँ से लिया गया। कोई भी चीज कहीं से तो लिया ही जाता है ना, दूसरे देश से अपनाया जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बहुत बड़ा है, यानी कि किसी ना किसी देश से लिया गया है। तो जैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें फेडरल स्कीम है, जुडिशियरी है, गवर्नर है, इमरजेंसी पावर है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है, और बहुत सारी चीजें हैं, वो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो एक्ट आया था उसके थ्रू लिया गया है। हमारा जो फंडामेंटल राइट जो मैंने अभी डिस्कस किया, जो 6 फंडामेंटल राइट थे, वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से 6 फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो कहाँ से लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश मतलब आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ पे है, यूरोप में है, यूनाइटेड किंगडम के पास में पड़ता है, ब्रिटेन के ऊपर है। फिर आती है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। जो हमारी कैबिनेट है, पीएम में होम मिनिस्टर है, बाकी जो कैबिनेट फॉर्म में बहुत सारे मिनिस्टर है, वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एकदम याद करते चलना है। मेरा फोकस पूरे के पूरे सीरीज में ही रहेगा कि आप लोग को याद कराते चले। लेक्चर ध्यान से सुनिए, आप लोग को याद होते जाएगा सभी के सभी चीज। फिर आते हैं फ्यू टर्म्स टू लर्न। तो एक दो चीज है जो कि आपको ध्यान देना है इन सब चीजों पे, और इन सब पे डायरेक्ट एमसीक्यू बनेगा। मतलब सीधे 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 क्वेश्चन है, कोई घुमाना नहीं है, सीधे क्वेश्चन है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट, यानी कि सीधे पूछेगा हमारे संविधान में सोशलिस्ट शब्द कब आया था, तो 1976 में आया था। सेकुलरिज्म कब आया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था। रिपब्लिक कब हुआ था, बिकॉज ऑफ इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट। मतलब हमारा देश रिपब्लिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास हेड ऑफ स्टेट है। हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। तो सेकुलरिज्म 42nd अमेंडमेंट 1976, सोशलिस्ट 1976 पे आया था। अब आते हैं एक और दो चीज पे, यूनियन ऑफ स्टेट है, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी सी बात है। यूनियन एक है फेडरेशन। हमारा देश यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फेडरेशन है, हमारा देश यूनियन है, मतलब बहुत सारे स्टेट मिलके बने हुए हैं एक सा देश। हमारे देश को क्वाजी फेडरेशन भी बोलते हैं, जो कि केसी वेयर ने एक टर्म दिया था, क्वाजी फेडरेशन। तो अगर लिखा होगा क्वाजी फेडरेशन तो सीधे इंडिया टिक मार दीजिएगा, और एज अ फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस। तो क्वाजी फेडरेशन है, यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लोकसभा डिस्कस कर देता हूँ, फिर राज्यसभा डिस्कस करूंगा। मैं आगे और भी पॉलिटी सीरीज में ये सब डिटेल में डिस्कस करूंगा, बस मैं अभी ब्रीफ कर देता हूँ इनके बारे में। ठीक है, तो लोकसभा जो कि हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं इनको, मतलब काम तो हम लोग रिप्रेजेंट, जो हमारे इलेक्टिव है एमपी लोग होते हैं, वो लोकसभा में जाकर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोगों को, लेकिन तब भी हम लोग को इनको लोअर हाउस बोलते हैं, यानी कि उल्टा बोलते हैं इनको, लोकसभा लोअर हाउस। याद रखिएगा, लोकसभा लोअर हाउस। लोअर हाउस में कितने मेंबर होते हैं, 545 मेंबर होते हैं, जो कि 543 इलेक्ट किए गए हैं। दो हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो हमारा अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है, 2014 से 2019 के बीच में 16वां लोकसभा है, 2019 से 2024 के बीच में 17वां लोकसभा होगा। दो एंग्लो इंडियन जो कि मैंने बताया था, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, दोनों बीजेपी से हैं, एक वेस्ट बंगाल से है, केरला से हैं। ठीक है, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। ध्यान दीजिए कितने हैं, 25 लोकसभा सीटें। पूरी सीट 543 इलेक्टेड, दो एंग्लो इंडियन। फिर राज्यसभा, इसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, जिसमें 245 मेंबर होते हैं। 233 नॉमिनेट किए गए हैं, 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। राजस्थान में 10 सीट हैं इसमें। ये जो 12 लोग हैं ना, कि मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से, जो स्पोर्ट्स हुआ, फिल्म हुआ, जैसे स्पोर्ट्स से सचिन तेंदुलकर थे कुछ दिन पहले, फिल्म से रेखा थी, ये प्रेसिडेंट के द्वारा कभी कभी वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं सब चीज। तो 10 सीट राजस्थान में है राज्यसभा की। इट्स 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, मतलब 1/3 मेंबर
2 साल पे रिटायर कर जाते हैं, और हर एक मेंबर का टेन्योर 6 साल का होता है। इनके चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। राजस्थान में कितनी सीटें है? राज्यसभा की 10, लोकसभा की 25। ठीक है। अब आते हैं, टर्म है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 1 पर्सन 1 वोट। एक आदमी एक ही वोट दे सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। एक पर्सन एक ही वोट देगा। एवरी इंडिविजुअल above एज ऑफ 18 आर एलिजिबल फॉर राइट टू वोट irrespective ऑफ कास्ट, जेंडर, रेस एक्सेट्रा। ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो पॉलिटी का लेक्चर मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आप लोगों का ले लिया है। आगे और भी लेक्चर आएंगे सीरीज के, तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड टीचर का पूरा पॉलिटी सीरीज मैं कवर करूंगा। ठीक है। तो आगे और भी हमारी सोच है, आगे टेस्ट सीरीज भी आएगी, पॉलिटी पे बहुत चीज़ें आएंगी। तो आप लोग फॉलो करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट हो नीचे कुछ भी हो पूछें। धन्यवाद। मैं रानू गुप्ता। थैंक यू।